अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सरफिस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब क्योंकि आज वीकेंड है और हम कोशिश करेंगे कि जनाब ऐसे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आएँ और ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए ताकि आपका जो वीकेंड है वो भी अच्छा गुजरे। और वैसे भी अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि वीकेंड पर मौसम बहुत ही खुशगवार है, बल्कि मौसम ऑसम हो चुका है बाहर का। तो मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि किस तरह का रहने वाला है पूरा दिन मौसम। लेकिन अभी कुछ हम घरेलू मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं, घर के बारे में, कि इस रूहानी और जज्बाती खूबसूरती के बारे में कि कैसे एक औरत घर को घर बनाती है और उसमें खुशियाँ लेकर आती है, कैसे एक औरत किसी आम से मर्द को भी बादशाह बनाती है और ज़्यादातर मसाइल को हर तरह से हल किया जा सकता है। इस सब को ना हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी मशहूर सल्तनत थी जिसके बादशाह ने एक दिन अपने वज़ीर के साथ सैर करने का इरादा किया। वो वहाँ सैर कर रहे थे कि अचानक ही ना उस बादशाह ने एक मज़दूर को देखा जो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था और ईंट को ज़मीन से फेंकता था और ईंट हवा में कलाबाजी खाती हुई दूसरी मंजिल पर पहुंचती थी। तो बादशाह इस चीज़ को देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने वज़ीर से पूछा कि आखिर वजह क्या है कि कैसे एक ईंट ज़मीन से डायरेक्ट तीसरी मंजिल तक पहुंच रही है। तो बादशाह ने हैरत से पूछा कि ये मज़दूर इतना ताकतवर है क्या। तो वज़ीर अब बादशाह को जवाब देते हुए कहता है कि हुजूर, इस ताकत का एक गहरा राज है। बादशाह ने पूछा कि वो कौन सा राज है। तो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, असल में इस शख्स की घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, इसकी बीवी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और यही खुशगवार घरेलू माहौल इसकी ताकत है। इसीलिए इसकी जो ईंट है ना वो ज़मीन से तीसरी मंजिल तक जा पहुंचती है। तो बादशाह ने कहा कि मुझे इस मज़दूर के मुतालिक मज़ीद जानना है, तो तुम एक मुकम्मल तफसीली तहरीर ना मुझे पेश करो। तो चुनाचे एक हफ्ते बाद ना चंद माहिरीन ने बादशाह को एक जानदार सी रिपोर्ट की शक्ल में जो वो तहरीर थी, जो डिटेल्स थी, वो उसको पेश की। और रिपोर्ट इस तरह से थी कि मज़दूर रोज़ शाम को घर आता है और उसकी बीवी शाम होते ही एक बेहतरीन सा तैयार होकर और उसका घर पर इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही वो अपने घर में कदम रखता है ना तो वो उसको मुस्कुरा कर खुशामदीद कहती है, सलाम दुआ होती है और उसके बाद वो उसे पानी का गिलास पेश करती है, साथ ही साथ गपशप भी लग रही होती है। फिर उसके गुस्ल के लिए नलके से पानी की बाल्टी भरकर उसे गुस्ल खाने में भी रखती है और उस मज़दूर के पहनने के लिए एक साफ़ सुथरा जो सूट है वो भी तैयार कर देती है। और मज़दूर जैसे ही नहाने से फ़ारिग होता है ना तो बीवी खाना भी उसको दे देती है और खाना पकाते हुए मज़दूर की पसंद या फिर नापसंद का भी उस वक्त ख्याल रखा जाता है कि जैसे नमक मिर्च उसकी आदत या उसकी सेहत के मुताबिक इस्तेमाल कर रही होती है। अब खाने के बाद ये होता है कि दोनों बड़ा हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बता रहे होते हैं और घर का कोई ज़रूरी काम भी होता है तो वो मज़दूर उस वक्त निपटा लेता है। फिर रात को दोनों सुकून की नींद लेते हैं। बीवी ना बड़ी समझदार होती है कि वो किसी भी परेशानी का जो जिक्र है ना वो अपने शौहर से नहीं करती, कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट नहीं करती कि वो परेशान ना रहे। और अगर कोई मसला होता भी है ना तो वो उसकी बीवी बहुत ही सब्र से काम ले रही होती है। अक्सर वो दोनों खुश मुस्कुराते ही नज़र आ रहे होते हैं। जब वो थकती है तो उसका शौहर, वो अपने शौहर के कंधे पर सर रख लेती है। इस तरह उन दोनों की जो घरेलू ज़िंदगी है ना वो बहुत पुरसुकून गुजर रही होती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह ने पढ़ी ना तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और बादशाह ने सोचा कि क्यों ना उनके दरमियान कुछ रंजिश या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा करके देखा जाए कि क्या वाकई ही मज़दूर इसी तरह रहता है और इसकी ताकत का राज ये है। तो चुनाचे वज़ीर ने खातून की मिलने जुलने वाली जो औरतें थी उसके इर्द गिर्द उनसे मदद ली और उनको ऐसा करने का कहा। उसकी बीवी के कानों में ये बातें डाली गई कि तुम्हारे शौहर के गैर औरतों के साथ नामुनासिब ताल्लुकात हैं, या तो फिर क्या हुआ कि जनाब बस यूं ही जैसे ही शाम हुई मज़दूर घर पर पहुंचा तो सब कुछ उसे बदला हुआ नज़र आया। ना ही उसको खुशामदीद कहा गया, ना पीने को पानी मिला, ना नहाने को पानी की बाल्टी, कपड़े मिले। बिल आखिर ना बड़ी कोशिश के बाद उस मज़दूर ने मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी बीवी से ना उसकी वजह पूछी कि क्या वजह है।
और उसने शिकवा किया कि वो किसी और औरत को तवज्जो देता है। इसी बात पर वो लड़ने मरने को तैयार हो गए। मजदूर ने बड़ी सफाइयाँ पेश की, लेकिन उसकी बीवी के मानने को तैयार नहीं थी। चंद दिन ये ना मामला यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को साथ लिया और उस मजदूर की हालत देखने पहुंच चुका। मजदूर के पास गए तो देखा कि मजदूर बड़ी ही मुश्किल से एक ईंट पहली मंजिल तक फेंक पाता है। इससे ऊपर वो ईंट फेंकी ही नहीं जाती है उसे। बादशाह ने वजीर की फहमो फरासत को तस्लीम कर लिया। बादशाह को यकीन भी हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल तक पहुंचाने के पीछे मजदूर की ताकत नहीं थी, बल्कि उसका जो घरेलू माहौल था, जो उसका खुशगवार माहौल था, जो उसकी बीवी के साथ उसका सलूक था, जो उसकी बीवी का उसके साथ सलूक था, उसकी वजह से था। वो खुशगवार ज़िंदगी का हाथ था, उसकी बीवी के अच्छे बर्ताव का हाथ था। किस्सा मुख्तसर ये कि मज़दूर की बीवी को बता दिया गया कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ एक जानबूझ के किया गया है, तुम्हारे शौहर में ऐसा कोई ऐब नहीं है। तो वो हकीकत जानकर बड़ा खुश हुई और फिर से अपने शौहर के साथ वो वैसे ही खिदमत उसके करना शुरू होगी। हकीकत ये है कि जो शख्स घरेलू परेशानियों से दूर रहता है ना, और जिनके घरेलू मामलात बहुत मोहब्बत से चल रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी, वो चाहे दुनियावी ज़िंदगी हो, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल पाते हैं। फिर चाहे कारोबारी मशगले हों, आपका तिजारती मामला हो, इन सब में आप तरक्की कर लेते हैं। मियाँ बीवी क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो इस माशरे में आप हर शादीशुदा शख्स को देखेंगे जिसकी घरेलू ज़िंदगी में सुकून है ना, उसका हर काम अच्छा हो रहा होता है। एक शख्स जो घर से ही परेशान होकर बाहर, ख़्वाह कितनी भी अजीम शख्सियत का मालिक हो ना, वो अपनी पहचान खोने लगता है। मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बनाया है, एक दूसरे के सुकून का ज़रिया बनाया है। मर्द जो पूरा दिन बाहर कमाने के फ़िक्र में लगा रहता है, काम काज कर रहा होता है, अगर औरत उससे अखलाक से पेश आ जाए तो मेरे ख्याल से वो घर कभी भी जो है ना वो किसी भी परेशानी का शिकार नहीं होगा। खुशगवार ज़िंदगी के लिए चंद बातें अपने पल्ले बांध लें कि एक दूसरे पर एतमाद करें, वक्त, नरम लहजे और नीची आवाज़ में बात करें। औरत अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और मर्द अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। इस तरह एक खूबसूरत सा घरेलू जो ज़िंदगी होती है ना, आप उसको तश्कील दे सकते हैं और एक खूबसूरत ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब हमारी जो ज़िंदगियाँ अजीरन हो चुकी हैं शादी के बाद, उनमें ये होता है कि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं और एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा किस्सा सुनाने का, कहानी सुनाने का मतलब ही मेरा ये था कि आपको पता चल सके कि जो रूट कॉज है वो कहाँ पर होती है। अगर आपके मामला ज़िंदगी में अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो भी अच्छे तरीके से नहीं गुजर रही है। सुकून आपको वहाँ से नहीं है, इस वजह से आपकी बाकी चीज़ें भी, बाकी ज़िंदगी का हिस्सा भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपका घर पे सुकून होता है। अगर आपको घर पे सुकून मिलेगा तो आप बाकी जगहों पे भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तरक्की करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपने घर को बाइसे सुकून बनाइए, ख़ुद भी थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ख़ुद भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में आया करें। सिर्फ ये ना सोचा करें कि औरत है, औरत ज़ात है, हम लेकर आए हैं उसको घर पर बना के बहू, और या फिर वो हमारी बीवी है तो शायद वो ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी क्योंकि उसी को कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों ने मिलकर चलना होता है, तो इसलिए किसी एक पर जिम्मेदारी सारी नहीं होती है। तो ये आज का पैगाम था और इसी तरह की जो चीज़ें हैं हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी भी ज़िंदगी बेहतर हो और आप लोगों की भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं सेहतमंद रहने के हवाले से। वो चाहे बड़े बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों या फिर मदर्स हों, लेकिन बच्चों के हवाले से भी हमने बात करनी है कि अगर हमारी बचपन में ही डाइटरी हैबिट्स अच्छी होंगी या फिर हमारी सेहत अच्छी होगी तो तब भी वही चीज़ें हमें बड़े होते होते हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो आज हमने बच्चों की सेहत के हवाले से बात करनी है, ख़ास तौर पर जिस तरह ये मौसम जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, हमारे लिए इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है, हम बीमार जहाँ पर हो रहे होते हैं, तो हमसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो बच्चों के बीमार होने के भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ वो प्रोन टू डिज़ीज़ ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं बच्चे।
वो हाइजीन का उस तरह ख़्याल नहीं रखा जाता, वो बता नहीं पा रहे होते कि उन्हें क्या मसला है, और वो बाहर से भी ज़्यादा चीज़ें खा रहे होते हैं। तो आज हम क्योंकि ये मौसम है, इसमें इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, वायरल डिज़ीज़ बढ़ जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा है कि बच्चों में हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं वो भी आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेरोस्टिस के जो मरीज़ हैं वो भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब यरकान भी इसमें बच्चों को हो रहा है, टाइफाइड भी हो रहा है। तो उस हवाले से भी क्या क्या एहतियात हम बरत सकते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पर जो मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो क्या क्या डाइट हमें बच्चों को देनी चाहिए, क्या नहीं हमें बच्चों को डाइट देनी है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर सैयद हुज़ैमा अरसलान बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये मौसम जिस तरह मैंने बात की कि बड़ों के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, इसी तरह हम बच्चों के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है कि इन्फेक्शंस उनको भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी लग सकते हैं, कि वो बच्चे बता नहीं सक रहे होते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, कहाँ पर उनके लिए पेन ज़्यादा हो रही है। तो इस वक्त अगर मैं पूछूँ तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ के साथ डायग्नोज हो रहे हैं जो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, जो बरसात का सीज़न है ना, इसमें सबसे जो डिफरेंट चीज़ होती है ना, जो कि बाकी वेदर में नहीं होती, वो ह्यूमिडिटी का लेवल है। हाँ जी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से होता ही है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फंगस हो गई या दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है इसमें। और फिर जब बच्चों पे आए तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो बाहर की यानी कि बाज़ारी चीज़ें खाने के शौकीन होते हैं, और वालिदैन भी कई दफ़ा मतलब इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। तो जो ज़्यादातर आजकल पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि जो आप कह रहे हैं पेट की बीमारी है उसके हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टी, कै और साथ में लूज स्टूल, और उसके अलावा पेट दर्द भी एक कॉमन आजकल कंप्लेंट्स हैं। उसके अलावा जो है टाइफाइड, जैसा अभी आपने इंट्रो में बताया, उसके अलावा टाइफाइड के अलावा हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कॉमन है इसमें। और अभी आपको पता है बरसात के बाद फिर डेंगू और फिर मलेरिया, ये भी मतलब कॉमन है। अगरचे कि अभी तक केसेस रिपोर्ट नहीं है इसके, लेकिन गैस्ट्रोएंटेराइटिस के तो बाकायदा पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं केसेस काफ़ी। अच्छा, ये मैदे का, ये पेट का मसला बड़ों को इतना तकलीफ में रखता है, तो बच्चों को तो ये उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो बता नहीं सकते हैं कि किस तरह उन्हें क्या मसला हो रहा है, पेन कहाँ पर हो रही है। तो वो किस तरह, सबसे पहले तो बताइए कि उनके लिए क्या एक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, दूसरा कि अलामात क्या हो सकती हैं इस वजह से कि हम लोग उससे पता चल जाए हमें कि ये इनको पेट के मसाइल हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक ही जवाब है सिंपल सा, वो ये है कि हाइजीन। अच्छा। यानी कि सफाई सुथराई। अगर आप अपना सफाई सुथराई का अमल अच्छा रखेंगे तो इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में सफाई और सुथराई रखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आप अपने घर तक तो चलो जिस हद तक कर लिया, बाहर की चीज़ें हैं, बाहर में आपको नहीं पता कि भाई वो मतलब कितनी हाइजीनिक चीज़ें हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कई ब्रांड्स की चीज़ें भी जो है ना, उनके साथ भी फूड पॉइजन और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। और अच्छे ब्रांड्स जो कि हमारे हम समझते हैं कि शायद बहुत अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर वालिदैन को यही कहता हूँ कि यार ये जो स्पेशली ये जो सीज़न है गर्मियों का, और गर्मियों में भी ये जो बरसात का जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कोशिश किया करें बच्चों को बाहर के खाने कम से कम खिलाए जाएँ, और बल्कि ना ही खिलाया जाए तो बेस्ट है। घरेलू चीज़ पे ही ट्रस्ट किया जाए। और अलामात पे आ जाए। अलामात में यही है जी कि तबीयत जब ख़राब होती है उसमें वॉमिटिंग हो सकती है, मुसलसल कै का आना है, उसके अलावा लूज स्टूल है यानी कि पखाने लग जाना है, उसमें कई दफ़ा ब्लड भी आ जाता है अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, पेट का दर्द होना है, और बुखार भी साथ में हो सकता है। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है आपका पानी की कमी हो जाना, यानी कि डिहाइड्रेशन। अभी भी मतलब हालांकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, लेकिन बच्चों में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो यही है, एक्यूट वाटरी डायरिया। या आपके कह लें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, पाकिस्तान वगैरह में आपके कह लें, इवन इंडिया और श्रीलंका, यहाँ पर जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, एक बड़ी तादाद बच्चों की मतलब डेथ हो जाती है इस चीज़ से, जो कि प्रिवेंटेबल है। अच्छे मुल्कों में तो नहीं है, क्योंकि वैसी सी बात है वहाँ पर रिस्पांस भी अच्छा है और वहाँ पर गंदगी भी बहुत कम होती है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे बच्चों की जो अमवात हो रही है स्पेशली लेस देन 5 ईयर्स में, उसमें जो टॉप पे आती है वो आपकी
गैस्ट्रोएंटराइटिस है। ओहो। तो इसलिए हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। अब लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर एक मतलब 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर है, पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में जाएं तो इस वक्त भी वार्ड्स भरे पड़े हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस से। अच्छा, ये बच्चे कौन सी एज ब्रैकेट के होते हैं खास तौर पर? देखिए ये वो अक्सर जो है ना, इनमें जो एज ब्रैकेट कॉमन है ना, वो मोर देन 1 ईयर होता है, क्योंकि 1 ईयर से लेस तो बच्चे बाहर से बच्चे वो अक्सर खा भी नहीं पा रहे होते हैं, अक्सर हाँ। मदर फीड पे भी हाँ होते जी। हैं। तो 1 ईयर टू 10 to 12 ईयर ये वाली जो है ना अच्छा। टीन एज से नीचे, और ये इनमें बहुत कॉमन है। और ये उसमें वजह यही हाइजीन है, ठीक है, और मतलब उनका इंसिस्ट करना बाहर से चीज़ों पे, और वालिदैन का मान भी जाना है। और वैसे भी इस मौसम में वालिदैन भी कह रहे होते हैं कि घर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पकाया भी नहीं जा रहा, कुछ तो चले बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से खा लेते हैं। देखें यही ना एक सर्कल है। अभी देखें ना, मैं अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। बरसात के सीज़न में हमें पता है कि यहाँ पर जब आंधियाँ चलती हैं, बारिश बहुत होती है, तो बिजली का भी शट डाउन हो जाता है लंबी देर के लिए। जी, जी। अब उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इवन आपके फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ भी ठीक नहीं रहती है, ओहो, वो भी ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से इवन घर की और खुराक भी आजकल तो dangerous वैसे हो भी जाती है। फ्रिज के अंदर गोश्त भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, गोश्त भी पड़ा है और बड़ी बच्चों के ईद अभी खानों की गुजरी कई है। चीज़ें, हाँ। बिल्कुल। तो इसलिए हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इस स्पेशली। वैसे तो हमें थ्रू आउट ही एक केयरफुल होना पड़ेगा, हाँ। लेकिन इस सीज़न में जहाँ पर आपको पता है ह्यूमिडिटी है, जिसमें ह्यूमिडिटी आपकी हर लाइक इवन आपके अगर कोई जख्म भी लग जाए ना, तो उसकी भी क्या हीलिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा जिस तरह बड़ों के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इस मौसम में अगर चले कुछ भी नहीं आपका खाने का दिल कर रहा, लेकिन अगर आपने फिर भी सेहतमंद रहना है या वायरसेस से बचना है, तो आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलड्स खा लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। लेकिन बच्चे इस साइड पर नहीं आ रहे होते हैं, ना वो फ्रूट्स इतने अच्छे तरीके से या शौक से खाते हैं, ना ही वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन्हें एज अ डाइट दे सकते हैं, जो उनकी इंक्लूड होनी चाहिए, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनके लिए होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में ख़ास तौर पर? देखिए, हमने बड़ी अच्छी बात की है कि जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना, ये दे आर मतलब फिल्ड विद मल्टीविटामिन्स। जी। हर फल या हर सब्जी में अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट विटामिन रखा हुआ है। इनका एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें मैं एक पैगाम देना चाहूँगा माओ को कि देखें, लाजमी नहीं है कि अगर आपके बच्चे को आम पसंद नहीं है तो आप उसकी शेप तब्दील कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने उसको उस फॉर्म में ही देना। आप उसका जूस बना, आप फ़र्ज़ करें बच्चा जूस का शौकीन है, आप वही आम लेके उसका जूस बना के दे सकते हैं। आप उसी आम का शेक बना के दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी केला पसंद नहीं है, तो आप केले का शेक बना के दे सकते हैं। खजूर वैसे नहीं खाता या सेब नहीं खा रहा, तो सेब का जूस बना के दिए। या फ़र्ज़ करें वो उसको सैलड पसंद है, तो वो सैलड बना के दे सकते हैं। इसी तरह सब्जियों पे आ जाए, कई दफ़ा आपको पता है बच्चे बर्गर खाने के शौकीन है, उसी में ही मतलब हमारी वालदा ने तो ऐसे ही किया था कि पहले इंट्रोड्यूस किया एक अनियन, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेस्ट डेवलप हुआ, फिर उसमें टमाटो ऐड हो गया, उसके बाद उसमें क्या कहते हैं आपके कुकम्बर भी ऐड हो गए, फिर उसमें सलाद का पत्ता भी चला गया, तो वही चीज़ हमने उसके साथ ही खा ली। मतलब माँ को बड़ा टेक्टफुली चलना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। अच्छा। उनका टेस्ट भी डेवलप करना है और उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप उनका सूप बना के, अब बच्चे कई दफ़ा सूप के शौकीन होते हैं, तो वो जो लाइक आपके जो सब्जी है उनका एक अच्छा सा सूप तैयार करके दे दिया। तो ये चीज़ें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ज़रूर दें। अच्छा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया कि डिहाइड्रेशन का बड़ा एक डर होता है, क्योंकि पसीना भी बहुत आता है और सूखता भी लेट है। इसमें यह है कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, बड़ों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। और ये बड़ा इनएक्सपेंसिव से है। मैं तो ये समझता हूँ, अच्छा पानी बॉयल करें आप, ठीक। बेहतर ये है कि वो देखें इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब आप ब्रांडेड किस्म के वो तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। उसमें बेस्ट ये है कि आप अपना बेशक टैप वाटर लें, उसी देश के को सुबह बॉयल करके रख लें, घंटे में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वही आप पानी यूज़ कर लें अपने बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों से हम लोग लाइक विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी बच सकते हैं।
अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि चले उन्हें हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स से उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, डिफरेंट वेज आप उसके जो है ना वो इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, अब जिन बच्चों की आदत ही बन चुकी है कि जिन्होंने सिर्फ दूध ही बॉटल मिल्क ही पीना है या थोड़ा बहुत कुछ और खाना है और वो कुछ भी नहीं खा रहे, वो इवन दो के शेक्स भी नहीं पी रहे हैं, तो उनकी तो इम्यूनिटी लो होगी और वो ज़्यादा कह लें कि प्रोन टू डिजीज़ होंगे। तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए, ख़वातीन को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं मेरा यही पैगाम है कि एक तो ये कि आदतें अगर गलत है तो उसको तो तब्दील करना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि दूध की आदत, लेकिन बहुत पिकी ईटर्स भी होते हैं ना कुछ बच्चे, फिर वही बात आ जाती है। देखिए, बच्चों पे एफर्ट करनी पड़ती है माँ को, वरना वो कभी भी मतलब उनका सुधार कैसे आएगा इसमें। लेकिन जैसे आपने आपका जो पॉइंट है वो ये है कि यार इसका अल्टरनेटिव क्या। हाँ। देखिए, 3 विटामिन याद रखें, ए, सी और डी। ए, सी और डी, ये तीनों विटामिन जो है ना, ये बेसिकली आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। अगर आपकी विटामिन ए का लेवल, सी का लेवल, डी का लेवल अच्छा है आपकी बॉडी में, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ओके। तो उसमें यह है कि आपके नेचुरल सोर्स में डी तो आपका आपका ये सनलाइट है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक तो एक्सपोजर कम है, दूसरा लाहौर की पोल्यूशन है, इस वजह से हम लोग, और कुछ हमारा शायद मेटाबॉलिज्म भी ऐसा है कि हमारा डी जो है ना वो अक्सर लो है। पाकिस्तानियों में जब भी चेक किया जाता है वो लो, मेजॉरिटी लोगों का, इवन एडल्ट्स का भी विटामिन डी लो आता है। और ये मैं अच्छे खाते पीते कराने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो। इसी तरह सी है और आपका ए है, ये मीट में ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, मतलब आपकी इवन जो आपकी आम वेजिटेबल्स हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो बात ये है कि एक तो ये कि इनका, मैं मल्टीविटामिन्स वैसे लेने के बहुत हक में नहीं हूँ, क्योंकि एक तो इन पे डिपेंडेंसी फिर बढ़ जाती है और माँ को एक फाल्स वो एक होप रीजन भी मिल जाती है। हाँ। मैं यही कहता हूँ, हमेशा माँ को यही कहता हूँ कि यार आप एफर्ट करें। आपका बच्चा अगर आपको टफ टाइम दे रहा है, देखो वो आप ही का बच्चा है, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप उसकी गलत चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो और तो किसी ने नहीं करेगा, तो आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अब बाजार में इवन विटामिन डी के भी आपको पता कैप्सूल्स या वो अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन उन पे जाने, उनको एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो नेचुरल सोर्सेज है या नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं का फ़ायदा उठाया, उनको पहले ऑप्ट किया जाए, फिर एंड पे अगर बच्चा नहीं मान रहा तो फिर एंड पे मल्टीविटामिन्स की तरफ जाया जाए, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके खुद नहीं, उसके ऊपर भी आप लोगों ने जाना है। अच्छा, दूसरा, अब बच्चों की ईटरी हैबिट्स में भी जैसे चिप्स हैं, नगेट्स हैं, हम ये दे रहे होते हैं। अब ये मौसम है जी, बाहर बारिश हो रही है तो माँ बाप जो है ना वो पकौड़े शकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बच्चों को चिप्स बना दी, बच्चों को नगेट्स बना दिए, तो ये भी हम उनको दे रहे होते हैं। देखिए, घर की चीज़ और बाहर की चीज़ में एक तो पहली बात है फ़र्क है। आप घर में जो भी चीज़ बनाते हैं आपकी हाइजीन बेहतर होती है, लेकिन है तो वो पैकेज फूड ना। मैं बिल्कुल, देखिए मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि आप 100% अवॉइड भी नहीं कर सकते प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हाँ, आपको तो चाहिए कि वंस इन अ वाइल, कभी कभी देखें ना, एक दो दफ़ा आपने रेजिस्ट किया, अब अगली दफ़ा आपने अगर थोड़ा सा दे दिया कंट्रोल्ड मैनर में, तो वो फिर भी एक एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ वालिदैन ने बिल्कुल ही इस पे तवज्जो ही नहीं होती है। वालिदैन जो है वो कभी, मतलब बच्चे ने आज सब्जी बनी तो सब्जी तो मैंने खानी है, मुझे तो ये जंक फूड चाहिए, फ्रोज़न निकाल ली, माँ को मजबूर किया, माँ फ्रोज़न भी पड़ी है तो माँ बना के दे देगी। लेकिन इसकी आदत जो है ना, ये ख़तरनाक चीज़ है कि भाई, और माँओं का भी यही है कि यार गर्मी बड़ी है, मैं कोई और चीज़ बनाऊंगी, उस पर टाइम लग जाएगा, ये कर लो। एंड ऑफ द डे में फिर आपको इस चीज़ का नुकसान हो रहा होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मुझे पता है यार ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ यार क्या कहते हैं, आइडली स्पीकिंग तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये छोटे से बच्चों में भी मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत होता है। एक तो मैदे का मसला है ही है, लेकिन उनमें कॉन्स्टिपेशन का भी मसला बहुत ज़्यादा आ जाता है। छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है ना, उसमें सबसे बड़ी कॉज उनका मिल्क का ज़्यादा इंटेक है। मिल्क का क्या ज़्यादा इंटेक? ओवर इंटेक होता ही है कि दूध पिलाना माँ के लिए एक इजी टास्क है। लेकिन वो मतलब फार्मूला मिल्क की आप बात कर रहे हैं या दूसरा? फार्मूला मेजॉरिटी टाइम मदर फीड पे बहुत कम होती है, कम होता है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास एज के बाद ना, देखें दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है 4 से 6 महीने तक।
ओके। उसके बाद बच्चे को बाकी न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे अगर हम अपनी मिसाल लें, हम एडल्ट से हम लोग कितना दूध पीते हैं यार, मेजॉरिटी तो कहीं पीते भी नहीं नहीं पीते है। हैं, तो हाँ। क्या हम लोग बीमार हैं या हम लोग वीक फील करते हैं? नहीं। नो। दूध का हमारी ज़िंदगी में भी एक इम्पैक्ट है, हमें भी एक गिलास दूध लेना चाहिए। लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। हाँ। तो माँ को दूसरी चीज़ें देनी पड़ती है। लेकिन साथ साथ जो बढ़ता है उसकी आपको पता है शरारतें और ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। उसका दिल नहीं होता कि मैं टिक के बैठ के हाँ, कोई बैठ चीज़ के खाऊं। ठीक है, तो माँ के लिए भी एक मुश्किल हो रहा होता है, स्पेशली जब बैक टू बैक बच्चे हैं। एक बच्चा आपका 2 साल का है, हाँ। एक बच्चा आपका स्कूल गोइंग है, एक बच्चा और छोटा है। तो माँ भी ये कहती है कि यार मैं जितना इनको दूध मांगता तो दूध ही दे दो। यानी कि कॉन्सेप्ट है जी कि कुछ नहीं खाना तो दूध तो ही पीना दूध है, दे दे, हाँ। जो कि गलत है। अच्छा। ये मैं माँ को समझाता हूँ कि यार ये चीज़ जो है ना, बल्कि ये देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये तो कोई भी चीज़ हो, तो ये दूध भी जो है ना ये एक ऐसा ही है कि ठीक है इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिपेशन की बात की उसकी सबसे बड़ी कॉज जो है ना वो दूध का ज़्यादा इस्तेमाल है। और अगर हमारे पास बच्चे आते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, पूछते हैं तो पता लगता है जी वो तो दिन के 5-5, 6-6 फीडर पी जाते हैं, और वो भी 12-12 आउंस के। तो वो तो तकरीबन 1.5, 2 लीटर दूध पी रहे होते हैं पर डे। ओके। तो ये कॉन्स्टिपेशन करती है और यही उनमें HB को भी कम कर देती है। ओहो। तो इसलिए माओ को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये दूध हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेके चले। और स्पेशली दूध का बनाना बहुत आसान है। हाँ। टक 2 मिनट में दूध तैयार, बच्चे के लिए पीना भी आसान है। बस दोनों माँ बेटे खुश हैं, बच्चे खुश हैं, और उसके बाद एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो और फिर जाता वही है। बच्चा हाँ। पीला हो जाता है, तो वो जी इसका HB क्यों डाउन हो एग्जैक्टली, गया। फिर वही बच्चा बीमार हो जाता है, फिर डॉक्टर्स के चक्कर अलग लगते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है कि जो इसके मैदे के या स्टमक के प्रॉब्लम्स है वो हाइजीन से या डाइट से आपके शुरू होते हैं। अच्छा, अब टाइफॉइड जैसे हमने बात की कि वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? और अगर खुदा ना खास्ता टाइफॉइड हो गया है बच्चे को, तो फिर क्या बच्चे को करना चाहिए? देखिए टाइफॉइड भी फैलता है ऐसे ही है। टाइफॉइड हेपेटाइटिस दोनों एक ही तरीके से फैलते हैं, जो कि है आपका गंदगी की वजह से। ठीक है, और फैलते भी ऐसे इस वजह से, मैंने बताया कि अगर हाइजीन ठीक रहेगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक रहेंगी। बाहर से जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ये चीज़ें डेवलप करते हैं। अब टाइफॉइड में यही है कि आपका मुसलसल बुखार रह रहा होता है। हाँ। इनटेक यानी कि खाना पीना बहुत कम हो चुका होता है, और बच्चा जो होता है वो वीक हो रहा होता है, और अक्सर फीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। और टाइफॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें एंटीबायोटिक का यूज़ है। अच्छा। मेजॉरिटी चीज़ों में जो आजकल ये हमारी होती है इनमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते, जस्ट ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। ठीक है, लेकिन टाइफॉइड में प्रॉब्लम यह है कि आपको एंटीबायोटिक देनी है, इसलिए उसके फिर आपको एक डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करना ज़रूरी है जो प्रॉपर्ली आपको इन्वेस्टिगेट कर ले, क्योंकि टाइफॉइड का 5 से 7 दिन का एक ट्रीटमेंट है। ओके। अगर वो आप नहीं लेते तो ये फिर कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। अच्छा। और टाइफॉइड आपको पता है कि पहले आप तो क्योंकि बहुत मतलब अवेयरनेस एडवांस भी हो आ गई है, गई है, अवेयरनेस भी हाँ। आ गई है, डिटेक्ट हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ आया करते अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक दफ़ा अगर आपको टाइफॉइड हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत है, और ये दोबारा भी हो सकता है आपको। बिल्कुल, देखिए नहीं, टाइफॉइड की कॉम्प्लिकेशंस तो है अगर वो ट्रीट सही नहीं हो रहा। अच्छा। अगर वो प्रॉपर्ली ट्रीट होगा फिर तो नहीं होगी। ओके। तो उसमें ये है कि कई दफ़ा आप कैरियर भी बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुए, तो आप खुद तो सेफ रहेंगे लेकिन आप फैला किसी और को सकेंगे। कर सकते हैं। ओके। और दोबारा का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक जरासीम आपको कुछ अरसे के लिए इम्यूनिटी ज़रूर फराहम करता है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है। जिस तरह होता है ना कि किसी को लेट से कि मिलाकड़ा काकड़ा हुआ है, हाँ। तो वो आगे सेफ हो जाता है लाइफ के लिए। अच्छा, वो दोबारा नहीं होता आपको? नहीं, वो नहीं होता। ओके। जैसे मीजल्स हो गया किसी को, वो भी आगे मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। हेपेटाइटिस ए की इवन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगर किसी को हो जाता है। अच्छा। लेकिन टाइफॉइड ऐसा नहीं है। टाइफॉइड में एक तो स्ट्रेन तब्दील होती जा रही है बार बार। ठीक है, दूसरा ये है कि ये इम्यूनिटी आपको कुछ अरसे के लिए देता है, लेकिन वो इम्यूनिटी 1-2-3 साल में चली जस्ट लाइक कोरोना जो अभी रिसेंटली गुजरा है कि जिसमें आपको वैक्सीन लगवानी पड़ती है और कुछ अरसे के लिए आपका इम्यूनिटी देता है। हाँ, ताकि आपकी जो नई स्ट्रेन अगर आ रही है खुदा ना खास्ता तो उससे आपको सेव किया जा सके। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है कि भाई टाइफॉइड आपको कुछ अरसे के लिए इम्यून तो करेगा, लेकिन ये है कि आप ये बिलीव ना करें कि आप में हर चीज आप लाइफ टाइम के लिए सेफ हो गए हैं। तो उसके लिए आपने वही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सेहत का, उनकी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना है। उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वो सेहतमंद
सेहतमंद भी रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खुजैमा मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बच्चों की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब क्या ही खूबसूरत बाहर का मौसम हो चुका है, खुशगवार मौसम, प्लेजेंट सा मौसम है। ना कि सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मौसम इतना खुशगवार है। और इस मौसम में जहाँ पर बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ी है, तो हर कोई यही चाहता है कि जनाब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर को जाएँ, हम कुछ छुट्टियाँ लेकर, थोड़ी ब्रेक लेकर अपनी डेली रूटीन से जो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है, काम पर हम लोग जा रहे होते हैं, ऑफिसेस जा रहे होते हैं, तो उससे थोड़ी सी ब्रेक लेकर हम लोग कहीं फैमिली टूर के लिए जाएं और ख़ुद को टाइम दें, कैथारसिस करें, बच्चों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें। तो उसके लिए बेहतरीन होता है कि जनाब आप एनुअल लीव्स जो है ना उस पे जाएं, एनुअल लीव्स अप्लाई करें। तो ये आजकल सीज़न भी वही है, तो हमने आज उस पर ख़ास तौर पर बात करना है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें एनुअल लीव्स किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह आप अवेल कर सकते हैं, कितनी एनुअल लीव्स होती हैं और उसका फ़ायदा क्या हो सकता है अगर आप उसको अवेल करें, और अगर आप उसको अवेल नहीं करें तो उसका क्या नुकसान भी हो सकता है या नहीं हो सकता। और इन एनुअल लीव्स पर आपको करना क्या क्या चाहिए। क्या आप कोई न्यू ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई न्यू सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या कोई और काम भी, कोई नई जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कशन करनी है, ख़ास तौर पर एनुअल लीव्स को अपने दिमाग में रख कर। तो इस पर बात करने के लिए हम फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो लंबी ब्रेक के बाद आया हूं, तो आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड नाउ। अच्छा, आप भी एनुअल लीव पे गए हुए थे? जी 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये एनुअल लीव आपके लिए क्या रीस्टार्ट के तौर पर हुआ या फिर ये कैथारसिस हुआ, ये मुझे बताइए पहले। ये मेरे लिए तो एक रीस्टार्ट का रीस्टार्ट बटन था। जी जी, रीस्टार्ट बटन था ये। इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट फॉर मी। तो लेकिन इसमें हमेशा हम, जैसे अभी आपने इंट्रो में भी बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एक ये लाजमी हिस्सा है कि अच्छा, इसमें शायद हमारे बहुत सारे देखने वाले वो रिलेट ना कर पाए जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एनुअली नहीं होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो रिलेट कर सकेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम अफसोस का इज़हार कर सकते हैं, उनके साथ दुख शेयर कर सकते हैं लेकिन इट इज़ टू मी इट इज़ इनह्यूमन अगर एनुअल लीव्स नहीं है। अब देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में हमेशा कहता हूँ, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हमने अपने इन प्रोग्राम्स में डिस्कस की हैं कि क्या क्या कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, उनको डे आउट दिया जा रहा होता है, और इस तरह से एनुअल लीव ज़बरदस्ती दी जा रही होती हैं। जी जी जी, ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स में तो लीव ज़बरदस्ती रोकी जा रही होती हैं। उनको कहा जा रहा होता है कि आप बीमार लग नहीं रहे। मैं भी चंद दिन पहले एक इंडिया का एक देख रहा था, उसमें लिखा हुआ कि वेस्ट में जो ट्रेंड है ना, उसको बताएं कि मेरे सर में दर्द है, तो वो गोरा फौरन कहता है कि वो यू आर हैविंग हेडेक, तो वो फौरन कहता है कि ठीक है तुम छुट्टी चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पे बताएं कि मुझे कैंसर है, तो साथ कहते हैं चारों लोगों को कैंसर है, तुम आ जाओ वापस। तो यहाँ पर कल्चर हमारे पास जरा ये कम है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे पे चेक्स हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ये सब कुछ वो मेहरबानी नहीं कर रहा होता। उन्होंने ह्यूमन साइकी पे पूरा और ह्यूमन बॉडी पे पूरी रिसर्च की है, उसके बाद ये चीज़ें तरतीब दी हैं। अब आप देखें मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है, तो क्या वो कॉर्पोरेट सेक्टर मेरे ऊपर एहसान करते हुए मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है? नहीं, इसलिए कर रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और उनको फ़ायदा होगा। सेम गोज फॉर दीज एनुअल लीव्स। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जैसे जहाँ पे नहीं है उनको साथ हम हज़ारे अफसोस करेंगे। हाँ, सिर्फ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर कई कंपनीज में मुनीबा ये भी है कि लेट्स से यू आर माई बॉस और मेरी एनुअल लीव्स हैं। अच्छा, एनुअल लीव्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक पैटर्न फॉलो किया जाता है वो होता है 20 बिजनेस डेज। अच्छा, तो 20 बिजनेस डेज का मतलब है अगर 5 वर्किंग डेज आपके एक हफ्ते में हैं तो 5 दिन ये वाले प्लस 2 डेज अगले वो वाले उसमें काउंट नहीं किए जाते जो कि सैटरडे संडे हैं, क्योंकि वो आपकी डेडिकेटेड छुट्टियां हैं ऑलरेडी। फिर अगले 5 और अगले 5, सो दिस इज हाउ मिनिमम जो बनती है वो 28 बनती है।
अच्छा। सो अगर आपकी दरमियान में कोई Public holiday या ऐसा कुछ आ गया है। ईद आ जाती है, हाँ। तो वो आपकी पाइल अप हो सकती हैं, वो 35-40 भी बन सकती हैं। अच्छा, सो यू wow. कैन प्लान इट दिस वे एज Oh, वेल। wow. सो अब ये एनुअल लीव्स का यानी पैटर्न ये है, तो लोग जब जाते हैं तो जाते हुए भी खुश होते हैं, वापस आते आके हुए भी भी खुश खुश रहते होते हैं। हैं, हाँ। उसकी वजह ये है कि दे आर नाउ एनर्जाइज्ड फुली, दे हैव फुली रिकवर्ड। वो मुझे याद आ रहा है बचपन में हम एक ऐड देखते थे टीवी पर, 11 महीने साढ़े 1 महीना ताड़ा, एक वो पंजाबी में चलता था। सो 1 महीना उसमें एम्प्लॉय के री एनर्जाइज होने का एक टाइम फ्रेम अब समझने दिया जा रहा होता है। तो इट इज़ दिस मच स्ट्रिक्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कि इफ़ यू आर माई बॉस और मुझे आपने छुट्टियां नहीं दी तो आपकी परफॉर्मेंस हिट होगी। ओह, जी, कंपनी ने जब फाइनल इवैल्यूएशन करनी हाँ? है ईयर एंड पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको 6 लोग रिपोर्ट करते थे, इसमें से 4 ने एनुअल लीव्स पूरी ली हैं, अच्छा। 20 बिजनेस डेज। ये जो 2 हैं इनको आपने 12 या 15 एनुअल लीव्स दी, 5 नहीं दी, ओह, तो 5 पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस। बॉस के बॉस के मार्क्स Wow. डिडक्ट होंगे, That's good. एम्प्लॉय के भी होंगे और बॉस के भी बॉस होंगे। के भी होंगे कि उसको- आपने क्यों नहीं भेजा उसे। एग्जैक्टली और आपको होगा कि आपने ली क्यों नहीं है जब हाँ। आपको एंटाइटलमेंट थी, Wow. आपको जाना था। और मज़े की बात बताता हूँ, एक हमारे पास पाकिस्तान में सर्व भी हो चुका है और कई मुल्कों में अभी भी है, बहुत सी कंपनीज में, पाकिस्तान में बाहर भी, कि आपको एनुअल लीव जब दी जाती हैं तो साथ एडिशनल 1 महीने की पे दी जाती है। ओह, यानी यू आर हैविंग 13 सैलरीज। जो एनुअल मंथ वाला है उसमें एक आपको मिलेगी घर बैठने की, और wow. एक है आपने विजिट करना है, कहीं पे जाना है तो 1 महीने के अच्छा, ये additional सारे तनख्वाह। कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है? नहीं, सब में नहीं है। अच्छा। ये कम में है, इसको कम एक्सरसाइज किया जाता है, बट है जो लोग उसमें उन कंपनीज में हैं वो तो प्लान करते हैं पाकिस्तान से बाहर जाने का भी। अच्छा, वाह जी जी, वाह। उसी में वो सोलर पैनल भी लगवा लेते हैं क्या sometimes। बात है, वाह जी, अयाशी है ये तो फिर उनके ये लिए। एक अयाशी है, बट क्या अगेन बात। मैं जैसे कहूंगा कि ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा हाँ। होता कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से। ये इन्वेस्ट किया जा रहा होता है अपने जो एम्प्लॉय के ऊपर, ताकि वो वापस जब आए तो अच्छे तरीके से काम कर सके। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। So और इसको- कुछ भी नहीं है और इसका। कुछ नहीं है, और ये हाँ। कोई अच्छा जो नहीं कर रहे, हाँ। मसलन जहाँ पे एनुअल लीव्स नहीं जहाँ पे है, नहीं है उनके लिए क्या नुकसान हो सकता उनके है? लिए बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपका एम्प्लॉय बर्न आउट हो जाएगा, ही विल हेट कमिंग टू द ऑफिस। और अच्छा, हम कहते हैं कि सब कोई ऐसा होता है, काम को किसको दिल हाँ। करता है काम पे जाने को, ऐसा नहीं होता। देयर आर कंपनीज, वो कहते हैं, बड़ी मशहूर एक कहावत है कि इफ़ यू हेट मंडेज चेंज योर ऑफिस, Office. इफ़ यू हेट वीकेंड्स चेंज योर फ्रेंड्स। ओह, So, आपको Wow. इतना सा एनर्जाइज तो होना चाहिए ऑफिस पर, ऑफिस जाते हुए, कि आपके वहाँ के कोलीग्स, वहाँ पर एनवायरनमेंट, काम करने को दिल चाहे। सो एनुअल लीव्स को अगर मुझसे पूछें तो इफ़ यू यूज़ इट एज कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब है कि आप यू आर बर्न आउट, आपको 11 महीने हो गए, बहुत काम बहुत कर लिया काम एंड कर यू आर लिया। टायर्ड। हाँ। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ओवरबर्डन हो जी, जाता है जी, इंसान, बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको अगर ब्रेक दी जा रही है और आप सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस ढूंढने के लिए नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले बाहर जाते हैं, चले और आप चाहते हैं कि आप इस ऑफिशियल एनवायरनमेंट को नहीं सोचें। हाँ, ठीक हमारे है। एक दोस्त थे, मजे की बात बताता हूँ, वो उनको ऐसी एनुअल लीव पे कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार ये एक मसला, तो आप बताएं ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, वरना हमारा कल्चर ये रहा है हमेशा से कि जो जाता था वो हैंड ओवर करके जाता था दूसरे को सब Okay. कुछ, ताकि उसको छेड़ने की भी जरूरत ना पड़े। अच्छा। तो उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा बताएं कहाँ है, तो कहता है यार तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैंने छुट्टियाँ ली है। So it was a great laughter, but saying that मतलब ये है मेरा कि आपका ऑफिस से मुकम्मल डिस्कनेक्ट होना, ताकि आप उस ऑफिशियल लाइफ Is very को important. फील भी ना करें। यस, इसका मैं कोट करूंगा, आई रिमेंबर जावेद मियादाद जो हमारे लेजेंड जी, जी, स्टार जी, हैं, जी। उनसे किसने पूछा किसी दूसरे क्रिकेटर के बारे में कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसे 1 साल पहले कर रहा था, तो इसको क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि उससे कहो कि अपने गेंद बैट को छुपा दे, आग लगा दे और कहीं निकल जाए जहां पर इसको क्रिकेट नजर ही ना आए। ओहो, आप ये सोचें कि एक लेजेंड स्टार जिसने ज़िंदगी इसमें गुजारी है, वो दूसरे लेजेंड स्टार को सजेस्ट कर रहा है कि तुमने अब इस गेम की इसके तरफ बारे में नहीं सोचना एक खास फिलहाल। अरसे के लिए नहीं सोचना। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एनुअल लीव्स डू। तो आपको अपने मकसद ये है कि ऑफिस एनवायरनमेंट से दूर होना है। मतलब इट हैज अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन यू। ओह यस, आप देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, आप 5-6 दिन नॉर्थ में रह के आए, अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स का तो वो हाँ। फीलिंग होगी। आप उन एरियाज़ में रह के आए जहाँ पर के आपको फ्रेश ब्रीदिंग स्पेस एयर मिलती है, आपके लंग्स काम करते हैं, आप हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वापस आने के बाद अपेरेंटली यू आर हाँ। एग्जॉस्टेड बट यू आर री एनर्जाइज्ड, यू वांट टू डू समथिंग। आपको पता होता है कि मैंने ये काम कर लिया है। ह्यूज डिफरेंस इन यू, ये होता है। अगर एनुअल लीव्स नहीं ले रहे हैं तो फिर भी आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा क्या? जी जी जी, लेकिन 2 तरह की परफॉर्मेस पे, एक तो वो जो मैंने जैसे कहा हाँ, कि जैसे आपने कहा आपकी कि परफॉर्मेंस में आ points जाएगा, कट होंगे। दूसरा ये यू आर बर्नड आउट मुनीबा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक थके हुए एम्प्लॉई से वो वाली परफॉर्मेंस जब वो फुली एनर्जाइज्ड है। इसको हम अमूमन मैं कहता हूँ, आप अपने जिन कंपनीज में नहीं है छुट्टियाँ या
पुश करके छुट्टियां नहीं दी जाती। वहाँ पर देखें जब इन्होंने ज्वाइन किया किसी नए बंदे ने, उसकी एनर्जी क्या होती है और 6 महीने के बाद उसकी एनर्जी क्या है। अगर वो इक्वल नहीं है 6 महीने साल के बाद भी, और वो थका हुआ है और आपको नज़र आ रहा है उसकी शक्ल से कि यार ही इज़ टायर्ड, उसका दिल नहीं कर रहा, तो उसको आप हड राम नहीं कह सकते रिस्पेक्टफुली से, उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम दे सकते हैं। कैजुअल लीव इज़ समथिंग लेस दैन एनुअल्स। सही है, कैजुअल लीव में आप प्लान नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, आप खुदा न खास्ता कोई मौत हो गई, कोई शादी, आप उसको तो कर सकते हैं जाना, लेकिन वो एनुअल लीव्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा। तो अभी भी बहुत सारे दोस्त मुझे अगेन मुझे याद आ रहा है, एक दफ़ा एनुअल लीव्स में मुझे बुलाया एक हमारे इमीडिएट बॉस ने ना, तो एक दूसरी कंपनी, 2 कंपनीज का मर्जर हुआ था, तो मुझे उनकी कंसल्टेशन के लिए सारा डेटा कलेक्ट करना था। सो इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट एंड आई केम फ्रॉम नथिया गली जस्ट टू हैव दैट ओवरऑल प्रोडक्ट कि मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक बॉस की कॉल आई, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आता हूँ। वुड यू बिलीव, हमारे जो बॉस के बॉस थे, ही वाज डायरेक्टर देन, ये 10-11 साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा यू वर सपोज टू बी ऑन एनुअल लीव। मैंने कहा जी सर। सो व्हाई आर यू हियर? मैंने कहा सर दिस इज द प्रोजेक्ट आई वांट टू वर्क, यू हैव 30 seconds टू रीच पार्किंग, लीव। मैं कहा सर 30, मैं सूट बूट पहना हुआ, मैं कहा सर 30 seconds इज टू लेस। कहते आई डोंट नो, यू नीड टू रश रन एंड आई हैड टू रन। उन्होंने वो आगे एक विंडो सी थी, उन्होंने कहा मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होती मुझे नजर ना आई पार्किंग में तो हम कैंसिल कर देंगे। सो इट वाज दिस मैच फ्रॉम हिज साइड, नॉट इवन माई साइड। आई वाज रेडी टू वर्क। कहना ही चाह रहा हूँ कि ही न्यू कि मुझे ये वाला काम जो है वो इस बंदे से जब लेना है तो इसका एनर्जाइज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप नहीं लेते, आप बर्न आउट हैं, आप बड़ा अपने आप को ओवर क्वालिफाइड समझ रहे हैं कि मेरे बगैर तो काम नहीं चलता, तो ऐसा नहीं है। फोत होकर देख लें, आपके घर काम चलता है, काम चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए रिलैक्स करें और एनुअल लीव्स को अप्लाई करें। जिन कंपनीज में नहीं है, मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड to start with and condemn and condemn and also exactly and I recommend कि आप एटलीस्ट 5 एनुअल लीव्स दे के देखें, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि जब एम्प्लॉय 5 दिन में या 4 दिन के लिए जाता है तो वो रिफ्रेश होकर कैसे आता है, वो छलांगे मारता आएगा और आपको दुआएं देता आएगा एंड ही विल डू बेटर। हाँ, और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, मतलब पूरे इदारे की अच्छी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के इदारे की अच्छी हो रही होती है। अच्छा, दूसरा एनुअल लीव्स में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए वो तो ये है कि वक्त ज़ाया ना करें। वक्त ज़ाया ना करें। जी जी जी। आप इफ़ यू आर ऑलरेडी बर्नड आउट, हम अगर दोनों सिनेरियो में ले लें, अगर आपने पहले प्लान किया फिर तो आप उस पर चलेंगे, तो बेहतर ये है कि आप जो करें वो है प्लान अहेड। वक्त से पहले प्लान करें कि मुझे छुट्टियां लेनी हैं 1-2 महीने में, तो इनमें मुझे क्या क्या काम जरूर कर लेना चाहिए। कहीं और जगह जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, ये सही चीज़ें। व्हाई नॉट? देखें, इसमें जॉब जहाँ पे दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कल्चर है, हमारा भी रहा है, हम खुद भी इसको मैं इनकरेज करता हूँ अपने जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं साथ, कि आप कहीं पे जाकर अपने आप को इवेल्युएट तो करवाएं। हो सकता है कि जो आपका स्किल सेट 1 साल पहले था, आपको अगर कहीं से जॉब नहीं मिल रही थी, 1 साल में आपने प्रोजेक्ट्स कर करके काम करके अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा ली हो, और आप अभी उसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको 2% या 3% रेज मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड। सो अगर आप मार्केट में जाके कोई काम सर्च करते हैं, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप पाकिस्तान से बाहर जाके करते हैं, इट्स एक्सेप्शनल। आपको दुबई की मार्केट का, यूके की मार्केट का पता क्यों नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए ना। तो वो आप कब करेंगे? वर्किंग डेज में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो एनुअल लीव को आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा आप अपनी जैसे सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स हैं और बाकी जगहों पे आप कर सकते हैं। सो यू कैन एनहेंस योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इन योर एनुअल लीव्स। तो दिस हैज़ टू बी डन बाय ऑल मीन्स। जो नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो वक्त ज़ाया ना करें। चाहे आप यही प्लान कर लें कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, तो फिर अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को बंद करके उनके साथ बैठें एंड नो दैट कि आप वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, क्योंकि ये वक्त इनके लिए आपने 1 साल से प्लान किया हुआ था कि यहीं गुजारना है। फिर वो खिच ऑफिस की, दोस्तों की, एंड आई रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, stop considering yourself the most important person of the organization. You are not. Not even the CEO. तो आप अपने काम जो है वो थोड़ा सा ब्रेक देके 1 महीने की या जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है, एनुअल लीव पर जरूर जाएं। ज़रूर जाएं। ये ज़रूर है कि ज़रूर जाएं, अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर जाएं। अच्छा, दूसरा मुझे फवाद साहब ये बताइए कि जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती हैं उसमें हिस्सा लेने में कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या फ़ायदा, उसमें फ़ायदा होता है, बेनिफिशियल है कि नहीं? जी, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, बंजी जंपिंग, जो स्कूबा डाइविंग, अच्छा, ये दीज आर फ्यू ऑफ द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जिस पे आप अपनी जान की सॉर्ट ऑफ बाजी लगा रहे होते हैं।
तो आप इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इनकरेज किया जाता है और वैसे भी ओवरऑल ज़िंदगी में, वो है कि आपको फियर को क्रॉस करना आना चाहिए। यू हैव टू फेस द फियर, देयर इज़ नो शॉर्टकट। सही है, आप जब किसी चीज़ से, मसलन मैं बॉस के पास जाते हुए अगर अप्रूवल करवाने के लिए कांप रहा हूँ कि पता नहीं सर करेंगे या नहीं करेंगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका एक जैसे ट्रेनिंग्स की हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं अभी भी, और वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद भी ये काम करते हैं कि आपको साउथ नॉर्थ में ले जाएं और आपको हाइकिंग करवाई जाए। अच्छा, जी जी जी, अभी मैं एक अम्ब्रेला आबशार है, हाँ, अम्ब्रेला वाटरफॉल, हाँ एग्जैक्टली, वो इतना परेशान कौन उसका ट्रैक है। तो वहाँ पे जाकर मुझे दो चीज़ों का अंदाजा हुआ। एक तो मुश्किल ट्रैक था जिसकी वजह से वो लाठी साथ रखी हुई है और उस पर स्टिक के साथ जा रहे हैं। दूसरा ये कि मुझे वापसी पे अंदाजा हुआ कि मेरे लंग्स उतने स्मार्ट नहीं रहे जितने 5 साल पहले थे। सो आई हैड टू रिविजिट के यार, अगर वॉक या रनिंग एक्सरसाइज वगैरह कम कर दी है या छोड़ दी है तो भाई साहब, योर हेल्थ मैटर्स मोर देन योर करियर। जान है तो जान है। तो आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से 2 फायदे होंगे अगर आपके वहाँ पे ऑफर होती है, बट मेक श्योर कि वो सेफ हो उन जगहों पर। तो पाकिस्तान में रहते हुए आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अगर ना भी कर सकें तो फिर आप हाइकिंग जरूर करें। ट्रैकिंग जरूर करें, हाइकिंग ट्रैकिंग में फिर भी कुछ पाथ ऐसे हैं जो फ्लैट से हैं, हाइकिंग आपको सही। उसमें फियर को जब आप फेस करते हैं तो वो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके ऑफिस के डिसीजंस पे। दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ना सही, हाइकिंग ट्रैकिंग नॉर्थ में जरूर करें। वेस्ट में जाके अगर आप कर सकते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तो कोई रिस्क टेकिंग जरूर होना चाहिए आपको पर्सनालिटी में, फेस द फियर होना चाहिए कि एटलीस्ट आप खुद को चैलेंज कर सकें कि मैंने ये चीज़ करनी है। तभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, इवन दो के पर्सनल लाइफ में भी बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इजीली आप ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एनुअल लीव्स लेना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और अगर आप नहीं लेने तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो उस पर बात करने के लिए हमें फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद भी हम लोग फ़िटनेस के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह हमने फ़िट रहना है इस गर्मी के मौसम में, और ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में जिसमें टेम्परेचर का कुछ पता नहीं चल रहा होता और हब्स इतनी ज़्यादा मौजूद होती है। और इस मौसम में एक तो अपनी डाइट का तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हब्स है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो खून पसीना एक हो जाता है इसमें, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। तो ऐसे में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो क्या वाकई ऐसा है कि इस मौसम में खून पसीना एक हो जाता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और इस तरह के मौसम में जो लोग कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी जो डाइट है वो बेहतर हो सकती है? तो इस पर हमने आज ख़ास तौर पर बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट हाफिज़ खालिद मलिक साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, मॉनसून का मौसम है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई हुई है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले तो बताइए वाकई इस मौसम में खून पसीना एक हो जाता है कि नहीं? अच्छा देखिए, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर कोई यही कहता है। हर कोई यही कहता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप ट्रेनिंग करते रहें। ट्रेनिंग किसी भी सूरत पे ट्रेनिंग का ऑफ नहीं है। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ी एहतियात ये ज़रूर करें कि आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट ना करें, थोड़ा वेट आप कम रखें। जब आप जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से वेट को लिफ्ट करने की कोशिश मत करें। अच्छा, क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो अगर आप देखें एडवांस हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी तरह से भी, आप वेट हैवी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक बात है कि खून पसीना एक हुआ होता है, तो उसके लिए ये है कि सिर्फ आप अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अगर आप बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखिए, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इंजरी है, फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी हुई हुई है, तो फिर आप इस मौसम में ट्रेनिंग जो है वो बंद कर दें। ठीक है। अगर आपको इंजरी नहीं है, सर्जरी नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए।
फिर ये मिथ बनी हुई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जिनके लिए हकीकत है वो आपको मैंने एक दो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। उसकी एहतियात है बस। ठीक है, तो वो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ना अगर करें तो उन्होंने ज़्यादा बहुत ही बेहतर है। फर्म जी, बिलीव बिल्कुल। रखा हुआ है इसके ऊपर कि खून पसीना एक हो गया तो हम, मतलब कुछ लोग ऐसे रीजंस भी पैदा कर लेते हैं ना कि वो एक्सरसाइज ना ही कर सकें या उन्हें जिम ना ही जाना पड़े। हाँ जी, वो उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हाँ, उसका कोई इलाज नहीं है कि आपने अगर बिला वजह अपने लिए कुछ चीज़ें पाल लेनी है। तो किस तरह की फिर एक्सरसाइज करनी है अगर हम लोग जा रहे हैं जिम, या फिर अगर सिर्फ पार्क में जाके आप लोग वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी? अच्छा देखिए, पार्क में जाके जॉगिंग करना, रनिंग करना तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इस मौसम में ख़ास ख्याल सिर्फ आपने ये रखना है कि बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इस मौसम में जो कि आपको पता है फंगल बैक्टीरियाज और आजकल बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि आप देखें आई एम सॉरी, आजकल ये वायरल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ की वजह से आप देखें हम गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होने लगते हैं क्योंकि हमारा जो खाने पीने की रूटीन है वो वही होती है। इस मौसम में थोड़ी एहतियात हमें ये करनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जूसेस पी रहे हैं तो जूसेस पीना बंद कर दें। अच्छा। अगर आप सूप पीते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेबल लेते हैं तो वेजिटेबल को बॉयल वेजिटेबल ले लें, सौते कर लें, उसको स्टीम कर लें, आप रॉ फॉर्म में मत खाएं। अगर आप फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो वेलकम, फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन फ्रूट्स को अच्छी तरह उनकी वॉशिंग कर लें अच्छे से। दूसरा ये है कि उसको 15 मिनट तक आप सॉल्ट वाटर में सिर्फ उसको डिप करके रखें, तो उसके बाद फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ये छोटी छोटी एहतियात है जो इस मौसम में ज़रूरी है, इस मौसम के बाद इतनी ज़रूरी नहीं है। ओके। जहाँ तक बात है डिहाइड्रेशन की, तो आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो यहाँ वहाँ तक ये भी बात नज़र रखने की ज़रूरत है कि पानी आप कौन सा पी रहे हैं। अच्छा। यानी पानी जो है वो भी आप बाहर से पानी पीना बंद कर दें, आप बॉयल वाटर पिए सिंपली, या किसी भी अच्छी कंपनी का जिस जो आप चाहते हैं पीना आप वो पिए। तो छोटी छोटी एहतियात हैं ये खाने पीने में। अगर अब कुछ लोग सैलड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, दोपहर को सैलड खाते हैं, तो इस मौसम में सैलड से थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा। और सैलड को अगर रॉ वेजिटेबल्स ना खाएं, आप खाना चाहते हैं तो उसे उसको boil या सौते थोड़ा सौते करके। कर लें, थोड़ा स्टीम कर लें, थोड़ा बॉयल कर लें। हाँ, उसका सूप पी लें, वेजिटेबल्स का जितना मर्जी सूप पिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छा। हर्ज नहीं है। ठीक बहुत है। ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करें, बहुत ज़्यादा खाने बाहर से मत खाएं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है हाफिज साहब, तो वो किस सबसे पहले जाके उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे उनका कोई मसल इंजरी भी ना हो, ज़्यादातर उनके ऊपर वेट भी ना पड़े ज़्यादा, और उनको इफ़ेक्ट्स भी जल्दी नज़र आना शुरू हो रहा है? जी मुनीबा, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सबसे पहले जाके आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। अच्छा। स्ट्रेचिंग आपकी 10 से 12 मिनट की होनी चाहिए। सही। और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को वार्म अप बहुत अच्छे से करना है। हम इस मौसम में 5 मिनट भी जब वार्म अप स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती हाँ है। जी। और हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वार्म अप हो चुकी है। ऐसा नहीं है। अच्छा। स्वेटिंग का वार्म अप होने से, स्वेटिंग का बॉडी की फैट्स जो है कम होने से, चर्बी पिघलने से कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक कोई नहीं ताल्लुक है। नहीं है। ओह, ओके। ये भी एक मिथ बनी हुई है हाँ, कि कि लोग आपको कहते हैं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा sweating स्वेटिंग होगी, हो रही है तो तो मतलब मैं बहुत आपका- ज़्यादा वेट लूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं, फैट कम हो तो रहा है। इसका फैट से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप स्ट्रेचिंग जो है वो आप ठीक है। 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग करें, जाते साथ ही 10-15 मिनट बॉडी को वार्म अप करें। फिर उसके बाद जो भी आप वेट लिफ्ट करना चाह रहे हैं आप कम वेट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली फिर आप इसी तरह ही ऊपर जाएंगे। यानी अगर आप 10 लगाना चाहते हैं तो 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12.5 या 15, इसी तरह वेट ऊपर लेके जाएंगे आप। क्योंकि देखिए, जहाँ तक बात हमारे इस मौसम में एहतियात की है, खाने में क्या खाना है, पीने में क्या पीना चाहिए, पानी कौन सा पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए नहीं पीने चाहिए, सेम इसी तरह हमें एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें वेट जो है वो कितना लिफ्ट करना चाहिए। और वेट हमेशा मैन टू मैन ये बात वेरी करती है कि वेट आप अपनी बॉडी के लिहाज से लिफ्ट करते हैं। यानी हर बंदे का बॉडी वेट एक नहीं है। और आप नोट करके देखें, इस मौसम में ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं होता। हाँ, सही। उसकी वजह यह है कि हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, हमसे खाया जाता नहीं है, एनर्जी कम होती है बॉडी में। ठीक है।
और इस मौसम में वैसे भी आपको पता है कुव्वत मुदाफ़त जो है वो थोड़ी सी लो slow हुई 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 होती है, हाँ। तो उसके लिए ग्रीन वेजीज जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजीज जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओके, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियों का सब्जियां इस्तेमाल जितनी भी करें। हैं वो ठीक ज़्यादा है। से ज़्यादा खाएं, तो इंशाल्लाह मतलब ये- अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है इस मौसम में, और उसके साथ साथ आपने वही जनाब के एक्सरसाइज करनी है, लेकिन अपने वेट के लिहाज से करनी है कि आपको कितनी करनी चाहिए और कौन सी करनी है वो भी हमने आपको बता दिया। तो हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। जनाब, अब क्योंकि समर कैंप्स चल रहे हैं, समर की वेकेशंस हैं और बच्चे घरों पे भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना वो समर कैंप्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो उनके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल भी हो सकती है। तो इस पर हमने आज ख़ास तौर पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि काउंसलर और ट्रेनर भी हैं। अब्दुल रहमान, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? Thank you very much, Muniba. It's been pleasure again to be on the show. तो समर कैंप्स चल रहे हैं, समर वेकेशंस भी चल रही हैं, तो सबसे पहले बताइए समर कैंप का फ़ायदा क्या है बच्चों को? सबसे पहले जिस तरह से आपने बात की, सबसे पहले तो सताइश है पंजाब गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतने हीट वेव के दौरान, इतने नामुनासिब हालात के दौरान भी किसी तरह से मैनेज किया और स्कूल्स को और कॉलेजेस को प्रॉपर गाइडलाइन दी कि किस तरह से वो इन समर कैंप्स को लॉन्च कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस पे उनके लिए सताइश है। जिस तरह से आपने बात की कि इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत मुफीद अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स, आइदर वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अच्छा, या वो कॉलेज के colleges। स्टूडेंट्स हैं। देखिए, पूरा जो एकेडमिक ईयर है, जिस दौरान आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिस दौरान आपका करिकुलम चल रहा है, आपकी पढ़ाई चल रही है, उस दौरान यू आर फॉलोइंग अ सर्टेन रूटीन। और जब समर कैंप्स होते हैं, यानी समर वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस पे अगर आप कैंप ज्वाइन नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पूरी रूटीन से डी ट्रैक हो रहे हैं। अच्छा, So there was a proper process going on और फिर अचानक से उसको फुल स्टॉप लग गया। Okay. 3 months 4 months का एक फुल स्टॉप लगा और उसके बाद आपने वापस अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम किया, जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, यानी यू रिज्यूम्ड योर स्कूल और योर कॉलेज। अब क्योंकि वो रूटीन डिट्रैक्टेड थी, डिस्टर्ब थी, पॉज पे थी, उसको वापस रिज्यूम करने के लिए, रिहैब करने के लिए वक्त लगेगा, एनर्जी लगेगी। सो वहां पर आपका लॉस आ रहा है। ठीक है। अब जो समर कैंप है, जो नॉर्मल एकेडमिक रूटीन है आपकी, वहां पर एक डिफाइंड करिकुलम है, डिफाइंड प्रोसेस है, जिसके साथ साथ आप आपने चलते चलना जाएंगे। है। आप उसमें ABC नहीं कर सकते, हाँ। आपको बाय द बुक, बाय द डेफिनेशन चलना चलना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन समर कैंप की जो अपॉर्चुनिटी है, जो उसका फायदा है, जो स्पेस वो आपको प्रोवाइड करता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट का स्वॉट एनालिसिस करें, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका अपॉर्चुनिटी, उसका थ्रेट आइडेंटिफाई करें। ये जो स्वॉट एनालिसिस का जो एक मैट्रिक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ वीकनेस जानने के लिए ये करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तमाम तर इदारों को, तमाम तर टीचर्स को, जो काउंसलर्स स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें, कि इस मैट्रिक्स पे अपने बच्चों को जज करें। अच्छा, अब देखें, आपको उसकी स्ट्रेंथ पता चल रही है। एक बच्चा जो डिबेट्स में अच्छा है, आप उसकी स्ट्रेंथ्स को मजीद नरिश करके उसको डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको एक बच्चे की वीकनेस पता चलती है कि उसको स्पीकिंग डिसऑर्डर है, वो बोल नहीं पा रहा, ऑडियंस फेस नहीं कर पा रहा, कैमरा फेस नहीं कर पा रहा, लोगों से बात नहीं कर पा रहा। सो आप उसको उस लिहाज से इनकरेज करें, उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, उसको पीयर टू पीयर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व करें, उसको क्लासरूम इंटरेक्शन में लेकर आए, प्रेजेंटेशंस में लेकर आए, डिबेट्स में लेकर के आए, ताकि उसकी वो चीज़ ग्रो कर सके। सो इन चीज़ों के जो मौके हैं, करिकुलर से हटके जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जो को करिकुलर है, उसके अंदर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। और मजीद अगर आप आगे चलें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको न्यूरो डिसफंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ADHD एक डिसऑर्डर है, उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते चीज़ों को, हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, राइट। तो वो करना चाह रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं, राइट। सो जो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, जिसकी मैंने पहले बात की, वो स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिनको स्ट्रक्चर चाहिए, जिनको रास्ता चाहिए, कि आप उन्हें बता दें कि ये करना है, करेंगे वो बेहतरीन। बट मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्पीच करनी है, मुझे लिख दे, मैं कर दूंगा। अच्छा, सही, राइट। सो आप उन इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनकी अकॉर्डिंगली
उनके पर्सनैलिटी बिहेवियर्स, उनके पर्सनैलिटी जो नीशेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसके साथ साथ लेकर के लेकिन उन्हें ये चलाएं। बड़ा रेयर है ना। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें तो मुझे नहीं ख्याल कि वहाँ पर इस तरह के कोई समर कैंप्स कर रहे हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा समर कैंप हो रहा होता है, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी उसको इनिशिएट लिया जाता है, किया जाता है। तो फिर किस तरह किया जाएगा? ये तो एक बहुत वो होगी ना 50-50 मामला हो गया ये। आपने बहुत अच्छी बात की और ये फैक्ट है कि बहुत तौर जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसको अल्टीमेटली ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुनीबा, एक इदारा जो एक स्कूल के अंदर 10 टीचर्स प्रोवाइड कर सकता है, क्या उस इदारे के लिए, क्या उस मिनिस्ट्री के लिए, क्या उस मिनिस्टर के लिए ये फैसला लेना मुश्किल है कि वो 11th काउंसलर भी वहां पर अपॉइंट कर दें? लाइक ऑलरेडी यू आर अपॉइंटिंग 10 पीपल, यू जस्ट हैव टू ऐड वन मोर पर्सन, हाउ मच इट विल टेक आउट ऑफ यू? सो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि IQ से दुनिया आगे निकल गई, नाउ इट्स EQ, इट्स इमोशनल क्वोशंट नाउ। आप जितने भी इंटेलिजेंट है, आपके इमोशंस मैनेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। सो एक काउंसलर का किरदार कलीदी है आज के दौर में। जब आप एकेडमिक से हटके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, रोबोटिक्स पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे को नरिश करें, उसके ब्रेन को रीजनिंग दें, उसको लॉजिकल रीजनिंग दें। स्टेम सिस्टम है एक, हाँ जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। So, हमारे यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है क्या? हमारे यहाँ पता नहीं, और बच्चों को नहीं, बड़ों हमारे को यहाँ भी। बड़ों को भी नहीं पता, हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स को ये चीजें नहीं पता, हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज को ये चीजें नहीं पता, क्योंकि वो लोग उस प्रोसेस से खुद भी गुजर कर नहीं आए होते। किसी को किसी की तकलीफ का एहसास तभी होता है जब वो उस प्रोसेस से गुजरा हो। और हमारे यहाँ अलमिया ये है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रायोरिटाइज नहीं की जाती ना चीजें। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें, मैं एक चीज को कब प्रायोरिटाइज करूंगा जब उसका मेरे से ताल्लुक हो। सही, फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और मेरे पास हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, तो मैं सबसे पहले उस हॉस्पिटल को बेहतर करूंगा जहां पर मुझे खुद जाना पड़ेगा। हाँ, ट्रू। अब जिस शख्स के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनका इस सिस्टम से, इस मैट्रिक्स से, इस एल्गोरिदम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं करेंगे। सो बहुत जरूरी है ये चीज कि चाहे हमें इस चीज पे कोई एतराज नहीं कि आपके बच्चे हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़े, वी आर टोटली फाइन। हाँ, सिर्फ हमारे लिए जो नॉर्मल सिस्टम है इसको बेहतर कर दें, हमारे लिए वही बहुत है। अच्छा, दूसरा चलिए, अगर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं समर कैंप पे जाना, बिकॉज उसकी भी एक फीस होती है और वो आपने अफोर्ड करनी होती है, अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं और माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने भी तो ये समर वेकेशन गुजारनी है, लेकिन अगर प्रोडक्टिव तरीके से उन्होंने गुजारनी है तो क्या क्या हो सकता है उनके लिए? इसके ऊपर मैं आपकी प्रोडक्शन टीम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर हम एक और पूरा सेगमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये है, मतलब आप ऑन एयर रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि अगली दफा अब इस पे टॉपिक करें? सही है, इट्स बीन ऑलवेज अ प्लेजर कि हम यहाँ पर आते हैं, जरूर हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, YouTube से किस तरह से सीखना है। मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कोई टॉपिक रिसर्च किया हो YouTube पे जाके और मुझे वहां पर प्रॉपर एक गाइडलाइन की वीडियो अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में, यू नेम द लैंग्वेज, यू नेम द टॉपिक, यू नेम द प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक्स आर देयर, गाइडेंस इज देयर। सो डिजिटल लिटरेसी का दौर है। आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट की एक्सेस हो, आपके पास चाहे मोबाइल हो, एक बेसिक मोबाइल, एक बेसिक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन, जो कि मुझे नहीं लगता कि लाहौर के किसी इलाके में, पंजाब के किसी इलाके में मुयस्सर नहीं है। अब तो आप कश्मीर भी चले जाए तो इंटरनेट एक्सेस आपको मिल जाती है। सो आप वहां से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। बहाना जो है वो सिर्फ बहाना होता है। इफ़ यू हैव द विल, आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह मौजूद है, विल मौजूद है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शॉर्ट पीरियड था, टाइम था थोड़ा सा, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी इस चीज़ को हैंडल कर लिया है कि किस तरह आप समर कैंप्स के थ्रू अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट चीज़ों में डेवलप करवा सकते हैं। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीकेंड मनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।